कुछ और महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी जो नेतृत्व करता थे उनके थोड़ा सा बायोग्राफी हम लोग देखते हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण सरोजिनी नायडू 1879 में 1879 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ और 1949 में लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट, बाय प्रोफेशन ये पोएट थी और इंडियन नेशनल मूवमेंट में टेक पार्ट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन इत्यादि अनेक घटनाओं में इन्होंने जो है भाग लिया। ये कवित्री थी और बहुत अच्छा गाती भी थी, इसलिए महात्मा गांधी द्वारा इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल, हिंदी में उसको बोलते हैं भारत कोकिला, कोकिला माने कोयल, की उपाधि इनको गांधी जी द्वारा दी गई थी। ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जब भारत देश आजाद हो गया तो 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आजकल हम यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश, उनकी ये पहली गवर्नर बनी थी। ओवरऑल पहली गवर्नर, पहली महिला गवर्नर नहीं, पहली गवर्नर। सेकंड विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट के बाद दूसरी महत्वपूर्ण ये जो महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905, बंगाल विभाजन के समय इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इसके पहले इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मद्रास में हुई, प्राइमरी और हायर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है मद्रास में उन्होंने किया। उसके बाद वो चली गई लंदन, लंदन में अपनी पढ़ाई की लिटरेचर से, और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाई किया। जब ये वहां रह रही थी कैम्ब्रिज में, तब इन्होंने वर्क एज अ सफरेजिस्ट, सफरेजिस्ट यानी महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए इन्होंने वहां पर काफी काम किया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं किताब के रूप में। जो कविताओं की किताब है गोल्डन थ्रेशोल्ड यानी सुनहरी दहलीज, कविताओं का कलेक्शन है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद में इनका जन्म था, तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द फीदर ऑफ द डॉन, द इंडियन वीवर्स, और एक और है द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शन है इनके। हेल्प टू एस्टैब्लिश विमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और कुछ और महिलाओं ने मिलकर के विमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में इन्होंने बंबई में किया था, जिसका उद्देश्य था भारत की महिलाओं को भी मताधिकार दिलवाना। असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इन द बैटल ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के युद्ध में, फियर इज वन अनफॉरगिवेबल ट्रिचरी एंड डिस्पेयर, भय या डर जो है वो एक माफ ना करने वाली ट्रिचरी माने धोखा है, एंड डिस्पेयर एवं निराशा, यानी स्वतंत्रता के मैदान में, स्वतंत्रता की लड़ाई में डर एक माफ ना किए जा सकने वाले धोखा और निराशा के समान है। द अनफॉरगिवेबल सिन, एक माफ ना करने योग्य पाप के समान है। अर्थात अगर आपको स्वतंत्रता की चाह है तो मन से भय को निकाल देना चाहिए। प्रेसाइडेड ओवर ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ था जिसको कहा गया था ईस्ट अफ्रीकन एंड इंडियन कांग्रेस सेशन 1929 में, उसमें ये उनकी अध्यक्ष थी भारत की ओर से। पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद गांधी, गांधी जी के साथ कांग्रेस की ओर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने ये भी गई थी। कैसरे हिंद की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार ने दिया था क्योंकि इन्होंने बंबई में जब फ्लैग फैला हुआ था तो इसमें काफी पॉजिटिव रोल इन्होंने प्ले किया था, और फिर ये उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस कर दिया था। एन एस्टेरॉइड नाम नेम्ड आफ्टर हिम, एक एस्टेरॉइड है उसका नाम भी सरोजिनी नायडू के नाम पर इनके सम्मान में रखा गया है। अगली महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है उषा मेहता, 1920 में इनका जन्म हुआ और सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दो आंदोलनों में है। एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें ये गांधी समर्थक विचारधारा इनकी थी और गांधी के साथ सहयोग किया था इन्होंने, और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरे वाले आंदोलन में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो ये गांधीयन थी, माने गांधीवादी विचारों को मानती थी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इनका
क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के समय सबसे महत्वपूर्ण रोल था ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस रेडियो। इन्होंने कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी, जो कि एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन हुआ करता था, जिसके माध्यम से जो क्रांतिकारी थे भारत के वो आपस में कम्युनिकेट किया करते थे। ठीक है, 1998 में इनकी भूमिका के लिए इनको भारत सरकार द्वारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण का अवार्ड इनको दिया गया। चित्तगोंग आर्मरी रेड, ये पीछे मैंने आपको जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ाई थी, सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी, उसमें आपको ये ऐड कर लेना है, मैं बताना भूल गया था। चित्तगोंग आर्मरी रेड, चित्तगोंग आज बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला एक शहर था चित्तगोंग। यहां की पुलिस स्टेशन में जो हथियार रखे हुए थे, उन हथियारों को बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा लूटने का प्रोग्राम बनाया गया था 18 अप्रैल 1930 को। और इस पूरे कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को लीड किया था सूर्य सेन नामक एक बंगाली व्यक्ति, जो बाई प्रोफेसर एक टीचर थे और मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे। इनके नेतृत्व में कुल 65 क्रांतिकारी, और ये सारे 65 क्रांतिकारी कौन थे? मेंबर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इन्होंने भारत देश को आजाद कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसका काम था कि हम अंग्रेजों से लड़कर के ही जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह करके ही हम अंग्रेजों से आजादी पा सकते हैं। इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए सूर्य सेन और उसके साथियों ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में की थी। तो इसी के 65 मेंबर थे, जिनके लीडर थे सूर्य सेन। इन्होंने मिलकर के 18 अप्रैल 1930 को, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे, 2 महिला कार्यकर्ता भी थी, में प्रीति लता बाडेकर और कल्पना दत्त। इसके अलावा गणेश घोष, लोकनाथ बाल, ये कुछ महत्वपूर्ण मेंबर थे। इन्होंने मिलकर के 18 अप्रैल 1930 को प्लान टू रेड 2 पुलिस आर्मरीज एट चित्तगोंग, चित्तगोंग की जो पुलिस शस्त्रागार, जहां पुलिस के शस्त्र रखे जाते थे, उसको लूटने का कार्यक्रम बनाया। ठीक है, इनको आंशिक सफलता मिली, लेकिन अल्टीमेटली कहां पर ये सारे हथियार रखे, इनको ढूंढ पाने में ये लोग नाकाम रहे, पकड़े गए, कुछ लोग वहां से भागे, साल 2 साल यहां वहां भटकते रहे। अल्टीमेटली इनकी सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ इनका 1 मार्च 1932 को। इस ट्रायल में 12 लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई, उनको अंडमान भेज दिया गया। ठीक है, कुछ लोगों को 2 साल, कुछ लोगों को 3 साल की सजा, कुल 80 लोग पकड़ाए थे इसमें। 65 ने भाग लिया था, 15 कुछ और इनके साथी रहे होंगे, तो 80 लोगों को पकड़ा था। ठीक है, सूर्य सेन जो इनके लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया फरवरी 1933 में, और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी जनवरी 1934 में। ठीक है, सूर्य सेन और उन्होंने चित्तगोंग आर्मरी रेड कैसे किया, इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है, खेले हम जी जान से। आशुतोष गोवारिकर ने इस पर फिल्म बनाई है, और ये एक किताब पर आधारित है, डू एंड डाई द चित्तगोंग आर्मरी रेड। ये किताब है जिसको मृणालिनी मुखर्जी नामक एक लेखिका ने लिखा है, उसी किताब पर आधारित है, खेले हम जी जान से, जिसमें आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया है, अभिषेक बच्चन ने सूर्य सेन का किरदार निभाया है, और कल्पना दत्त का किरदार निभाया है दीपिका पादुकोण ने। तो कभी समय मिले देख लीजिएगा, ये पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। सूर्य सेन के बारे में 2-4 बातें समझते हैं। 1894 में बंगाल में इनका जन्म हुआ, और 1934 में इनको चित्तगोंग आर्मरी रेड का प्रमुख कॉन्स्पिरेटर मानते हुए फांसी की सजा दे दी गई। और रेवोल्यूशनरी ऑफ अनुशीलन समिति, बंगाल की जो क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति, उससे ये जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। टीचर बाय प्रोफेशन, पेशे से टीचर थे, इसलिए लोग सम्मान से इनको मास्टर दा कहते थे। रिमेन एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के साथ भी ये जुड़े रहे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के दौरान इन्होंने काफी बड़ा महत्वपूर्ण अपना योगदान भी इस मूवमेंट में टेक पार्ट करके दिया था। अब महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक शुरू होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज सम्मेलन क्या है? एक गोल टेबल होती है, और गोल टेबल के चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, ताकि सब एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे की बात सुन सके। तो राउंड टेबल, गोल मेज, ठीक है ना। कई बार आप लोग देखे होंगे फिल्म में एक गोला एक मेज होता है सेंटर पे, और उसके चारों तरफ कुर्सियां रखी रहती है, उस पर लोग बैठे रहते हैं, ताकि इस प्रकार की सीटिंग में सब एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गोल मेज सम्मेलन लंदन में 3 बार बुलाया गया, 1930, 1931 और 1932। तो ये जो गोल मेज सम्मेलन है, अ सीरीज ऑफ 3 पीस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनवाइट इंडियन लीडर्स एट लंदन टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये जो
पीस, ये जो कॉन्फ्रेंस था, गोलमेज सम्मेलन था, ये एक शांति समझौता करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को आयोजित किया गया था कि आप आइए और हम लोग मिलकर के भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर सकें। क्योंकि भारत के संविधान के लिए साइमन कमीशन आया था, लेकिन उसमें भारत ने सहयोग नहीं किया था। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि भारत में संवैधानिक सुधार तो जरूरी है और इसके लिए भारत के सभी पक्षों को हमें साथ में एक साथ बिठा करके ये प्रयास करना होगा, ठीक है। क्योंकि भारतीयों को भी चैलेंज दिया गया था कि आप भी प्रयास कीजिए, और मोतीलाल नेहरू ने ये प्रयास किया था, लेकिन फिर वो भारत के सभी लोगों को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि भाई हम सबको यहीं पर बुलाएंगे, इसी बहाने वो लंदन भी घूम लेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़े हमारे दबाव में भी रहेंगे और हमारे बातों से एग्री हो जाएंगे। तो कुल मिला के भारत का भविष्य क्या होगा, भारत में कैसा संविधान बनेगा, इस पर चर्चा करने के लिए भारत के सभी धर्म, सभी पार्टियों के नेताओं को वहां पर आयोजित किया गया था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाने का रिकमेंडेशन ब्रिटिश सरकार को दो लोगों ने दिया था। एक, सबसे पहले ये बात जिन्ना ने कही थी भारत के वायसराय ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड इरविन को, और फिर लॉर्ड इरविन ने यह संदेश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय थे रैमसे मैकडॉनल्ड को दिया था। इसके अलावा साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट मई 1930 में ब्रिटेन की संसद को दी, तो उसमें भी इस प्रकार का एक प्रावधान था कि भारत के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को लंदन बुला करके एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इन दोनों सिफारिशों के आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, हम लोग तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। तो नवंबर में शुरू हो चुका था, 5 नवंबर को शुरू हुआ और 12-13 जनवरी के आसपास खत्म हुआ। इसमें भारत से भाग लेने के लिए 74 पार्टिसिपेंट्स भारत से गए थे, ठीक है, जिसमें सभी पार्टियों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, सभी धर्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे और प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। तो 16 लोग प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले थे जो राजा महाराजा कहलाते थे, और 58 लोग पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर्स थे जो भारत से टेक पार्ट किए थे। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इसमें भाग लिए, मुस्लिम लीग से आगा खान और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था, हिंदू महासभा से एम.आर. जायकर ने भाग लिया था, इंडियन लिबरल पार्टी से तेज बहादुर सप्रू ने, दलित लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर, सिख को रिप्रेजेंट करने के लिए सरदार उज्जवल सिंह, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो फर्स्ट राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था और उसमें भाग ही नहीं लिया था। कांग्रेस के भाग नहीं लेने के कारण पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं निकला, क्योंकि भारत की ओर से जब तक कांग्रेस उपस्थित नहीं होगी कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और अंग्रेज इस बात को जानते थे कि बिना कांग्रेस के अगर हम कोई डिसीजन ले भी लेते हैं और अगर कांग्रेस उसको नहीं मानती तो वो डिसीजन कोई मतलब का नहीं है जब तक कांग्रेस एग्री ना करे। इसलिए पहला वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया जनवरी 1931 में, और फिर ब्रिटेन सरकार कोशिश करने लगी, भारत के वायसराय को भी कहा गया कि कुछ भी ऐसा करो कि जब दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें कांग्रेस भाग ले, और किसी भी तरीके से जो रैमसे मैकडॉनल्ड उस समय के प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 3 होने थे उसमें कांग्रेस टेक पार्ट करे और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकले, क्योंकि यदि डिसीजन नहीं निकलता तो ब्रिटेन में जो अपोजिशन पार्टी थी वो फिर क्रिटिसाइज करती कि आपने इतना बड़ा प्रयास किया और उसका कोई हल नहीं निकला, ठीक है। इसलिए चाहते थे कि हल निकले और उसके लिए कांग्रेस का भाग लेना जरूरी था। इसी श्रृंखला में जो वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक प्रयास किया कि कांग्रेस को तैयार किया जाए ताकि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले, और इसके लिए इरविन ने गांधी जी को संदेशा भेजा कि हम और आप आमने सामने बैठ करके हमारे और आपके बीच में जो विरोध है हम उनको दूर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को माने और आप सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में भाग लें, ठीक है। तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ जिसमें कुछ शर्तें गांधी ने अपनी ओर से रखी और कुछ शर्तें ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को रखी। दोनों एक दूसरे के बात से कुछ सहमत हुए कुछ असहमत हुए, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ। यह क्या था? अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिफोर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन गांधी एंड इरविन, गांधी और इरविन, कांग्रेस की ओर से गांधी और ब्रिटेन की सरकार की ओर से इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता था
जिसका दो उद्देश्य था। पहला, सरकार चाहती थी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि कांग्रेस अपना जो आंदोलन चल रहा था, अभी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है, वो अभी खत्म नहीं हुआ। गांधी वगैरह जेल में थे, तो जेल से छोड़ा गया इन सारे नेताओं को, क्योंकि अब पैक्ट करनी है, समझौता करना है, तो जेल में जाके तो करेंगे नहीं। तो गांधी जी और उसके सारे फॉलोअर्स को जेल से छोड़ दिया गया था ताकि गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो सके। तो गांधी को जेल से छोड़ने के बाद इरविन ने चाहा था कि अब गांधी अपना आंदोलन बंद कर दे और मेक रेडी आईएनसी टू टेक पार्ट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस को तैयार कर सके कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले। इस उद्देश्य से गांधी इरविन पैक्ट किया गया था। गांधीज कंडीशंस एग्रीड बाय इरविन, गांधी ने कुछ शर्तें रखी जिसको इरविन ने स्वीकार कर लिया था। वो कौन कौन सी कंडीशन थी? पॉइंट नंबर 1, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सभी राजनीतिक जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इनमें उन्हीं राजनीतिक कैदियों की बात हुई थी जो किसी प्रकार की हिंसा और मारकाट में शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इसके चलते भगत सिंह इत्यादि को रिलीज नहीं किया गया था, क्योंकि वो हिंसा के माध्यम से अपराधी बने थे, वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे। रिमिशन ऑफ ऑल द फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विभिन्न प्रकार के कर भारतीय जनता द्वारा जमा नहीं किए गए थे, और इसके कारण जो ब्रिटेन की सरकार है वो लोगों की जमीन आदि कब्जे में ले रही थी। तो यह कहा गया था गांधी के द्वारा कि जिन लोगों ने अब तक आपके पैसे नहीं दिए हैं उनसे आप पैसे वसूल नहीं करेंगे। तीसरी बात, मॉडरेट ट्रीटमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु हैड रिजाइन, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बहुत सारे सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था, ऑफिस जाना बंद कर दिया था। तो गांधी ने कहा था कि उन लोगों के साथ आप कड़ा व्यवहार नहीं करना, नम्रता के साथ व्यवहार करना। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, वो सारी भूमि जो आप कर वगैरह न देने के कारण लोगों के कब्जे में कर लिए थे, वो सारी भूमि लोगों की आप वापस कर देंगे यदि वो तीसरी पार्टी को आपने नहीं बेचा है तो। राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजप्शन, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने हाथ से खुद नमक बनाकर उपयोग करने की आजादी होगी, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं। राइट ऑफ पीसफुल पिकेटिंग एंड एंड प्रोसिक्यूशंस, शांतिपूर्वक लोगों को धरना देने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा एंड ऑफ प्रोसिक्यूशंस, जो आप लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हो ये सब आप बंद कर दोगे। विथड्रॉवल ऑफ ऑल इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, सरकार ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह कर्फ्यू लगा रखा था, मार्शल लॉ लगा रखा था, पुलिस को अनेक प्रकार के ऑर्डिनेंस जारी करके अधिकार दे रखे थे। तो ये सारे इमरजेंसी ऑर्डिनेंस जो जारी किए गए सरकार के द्वारा, मार्शल लॉ वगैरह, ये सब हटा लिया जाएगा। ये गांधी जी ने शर्तें रखी थी इरविन के सामने और इरविन ने इन बातों को मान लिया था। गांधी की और भी शर्तें थी, कुछ शर्तों को इरविन ने नहीं माना था, वो हम आगे देखते हैं। इरविन्स कंडीशन एग्रीड बाय कांग्रेस, अब इरविन ने भी कुछ गांधी के सामने कंडीशन रखी जिसको गांधी के थ्रू कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। पहला ये था, सस्पेंड ऑनगोइंग सीडीएम, एंड नहीं करेंगे जो हमारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है नमक सत्याग्रह के रूप में, हम उसको सस्पेंड करेंगे, एंड नहीं करेंगे, ठीक है, खत्म नहीं कर देंगे पूरी तरह, हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए और वहां हमारे मन का कुछ नहीं हुआ तो वहां से लौटने के बाद हम अपना आंदोलन फिर से जारी कर देंगे, इसलिए सस्पेंड किया गया था, एंड नहीं किया गया था। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो कांग्रेस मान गई कि ठीक है, हम अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग हम लेंगे। ये दो बातें एग्री हो गई। गांधीज प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेड बाय इरविन, गांधी ने कुछ और भी बातें रखी थी जिसको इरविन ने स्वीकार नहीं किया था। वो दो बातें कौन कौन सी थी? पहला, पब्लिक इंक्वायरी ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस ने ऐसा ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको दबाने के लिए जो लोगों को मारा कूटा है, जेल में डाला है, उसकी जांच होनी चाहिए कोई कमेटी बनाकर। दूसरी बात, कम्युटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स फ्रॉम डेथ सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, भगत सिंह और उसके साथियों को जो फांसी की सजा दी गई है उसको कैंसिल करके उनको आजीवन कारावास की सजा में उनकी जो उसको तब्दील कर दिया जाए। ये दोनों बातें इरविन ने अस्वीकार कर दिया था। फिर भी अल्टीमेटली गांधी सहमत हो गए थे। यहीं पर गांधी जी का विरोध किया है लोगों ने कि आप क्यों सहमत हो गए, आपका तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसको चलाने देते, अटकी अंग्रेजों की थी, अगर आप थोड़ा जोर डालते तो वो इस बात पर राजी हो जाते कि भगत सिंह और उसके साथियों को रिहा न करते लेकिन फांसी की सजा न देती, उनको उम्र कैद हो जाती। इसलिए गांधी जी का विरोध जो है वो किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पैक्ट हो गया गांधी और इरविन का, कुछ बातों से गांधी एग्री कर रहे, कुछ बातों से इरविन एग्री कर रहे, और ये तय हुआ कि अब ठीक है, कांग्रेस जो है
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने लंदन जाएगी। इस बात से ब्रिटेन के एक नेता थे, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, और बाद में वो ब्रिटेन के 1940 के आसपास प्रधानमंत्री भी बने, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, उनको इस फैक्ट से बड़ा दुख हुआ, और उनको जब खबर मिली कि गांधी आएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, बड़ा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा वाला, जिसमें लिखा हुआ है, एट द नाउ सीटिंग एंड ह्यूमिलेटिंग स्पेक्टिकल ऑफ दिस वन टाइम इनर टेंपल लॉयर, गांधी को बड़ा उटपटा कहा कि ये ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा अपमानजनक और निराशाजनक है कि चश्मा लगाने वाला इनर टेंपल माने वही जो आत्मशुद्धि की बात करते हैं, ऐसा एक वकील, नाउ सिडिशियस फकीर, जो कि अब एक राष्ट्रद्रोही फकीर है, स्ट्राइडिंग हाफ नेकेड अप टू द स्टेप्स ऑफ वायसराय पैलेस, आधा नंगा वायसराय के महल में वायसराय के सामने बराबरी से बैठेगा, देयर टू नेगोशिएट एंड पार्ले ऑन द इक्वल टर्म्स, और बराबर की शर्तों पर हमारे साथ बातचीत करेगा, एक ऐसे वायसराय के साथ जो कि ब्रिटिश एम्पायर के महाराजा का रिप्रेजेंटेटिव है। इस प्रकार से उन्होंने गांधी को कहा कि ये सिडिशियस फकीर है, हाफ नेकेड फकीर है, ये हमारे साथ बराबरी करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द गांधी के लिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, अब गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, उसको कांग्रेस से और कांग्रेस के सभी मेंबर्स से परमिशन लेना जरूरी था। सभी लोगों का मत जानना था कि भाई ये ठीक किया गांधी ने या नहीं किया। उसके लिए कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन, एनुअल से हटकर, उसका एनुअल तो दिसंबर में होता ही था, लेकिन एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का बुलाया गया कराची में मार्च 26 से 31 मार्च 1931। ठीक है, तो टू अप्रूव गांधी इरविन पैक्ट, स्पेशल सेशन ऑफ आईएनसी वाज कॉल्ड ऑन मार्च 1931। ठीक, इस सेशन के ठीक 6 दिन पहले भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा दे दी गई थी, और भगत सिंह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी भारत नौजवान सभा, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, वो गांधी का कट्टर विरोध कर रहे थे, गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और गांधी जब कराची के लिए चले तो जगह जगह नौजवान सभा के लोगों ने उनका विरोध किया, उनको काले झंडे दिखाए, गांधी के बारे में नारेबाजी की गई, और गांधी का कुल मिलाकर के विरोध किया गया कि यदि गांधी चाहते तो इरविन के साथ समझौता करके भगत सिंह और उसके साथियों की प्राण की रक्षा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जो कराची में हुआ, इसमें कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार किया, जैसे कि कांग्रेस एडमिटेड ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ भगत सिंह एटसेट्रा, भगत सिंह और उसके साथियों की जो त्याग और बलिदान और बहादुरी है उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया। नंबर 2, गवर्नमेंट गांधी एंड इरविन पैक्ट जो हुआ था उसको स्वीकार किया गया कि ठीक है, गांधी ने जो समझौता इरविन के साथ किया वो कांग्रेस को भी मंजूर है। गोल ऑफ पूर्ण स्वराज रीइटरेटेड, पूर्ण स्वराज का संकल्प दोबारा से दोहराया गया। 2 रेजोल्यूशंस एडॉप्टेड, कांग्रेस ने भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए थे और उनको स्वीकार किया था। पहला था फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि भारत को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए, संपत्ति का अधिकार, प्रेस की आजादी, लोगों को धर्म की स्वतंत्रता, इस प्रकार की अनेक प्रकार की आजादी जो है भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। और दूसरा प्रपोजल था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाई जाएगी जिसके तहत भारत में गरीबी को दूर किया जाएगा, महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, उनको भारतीयों के हाथ में दिया जाएगा, गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जाएंगी, लैंड रिफॉर्म लिए जाएंगे, एग्रीकल्चर का विकास किया जाएगा, ऐसे तमाम प्रस्ताव उसके अंदर रखे गए थे। ठीक है, इट वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय सरदार पटेल, ये जो कराची में सेशन हुआ था इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। 6वीं बात, एबॉलिशमेंट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, कराची रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि भारत से फांसी की सजा को समाप्त कर दिया जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट माने फांसी की सजा। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाय स्टेट, राज्य द्वारा पर्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन फ्री रूप से दी जाएगी और कंपलसरी माने सभी बच्चों को दिया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, लैंड रिफॉर्म किए जाएंगे, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ब्रिटेन सरकार द्वारा जो भारत में सेना पर खर्चा किया जाता है उसमें कटौती की जाएगी, तमाम ऐसे प्रस्ताव इसमें रखे गए थे। This was the first time the Congress spelled out what Swaraj would mean for the masses. कराची सेशन में पहली बार कांग्रेस ने यह बताया था कि जनता के लिए स्वराज का क्या मतलब है।
इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इन ऑर्डर टू एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मासेस, जनता की शोषण को दूर करने का यही तरीका है कि पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड, राजनीतिक आजादी में यह बात भी शामिल होना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोगों को आर्थिक आजादी भी मिले, जिससे लाखों की संख्या में भूखे मरने वाले लोग सक्षम हो सके। और जब तक हमारे यहाँ के लोगों को आर्थिक आजादी नहीं मिलती, राजनीतिक आजादी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसी आर्थिक राजनीति के लिए नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी और पॉलिटिकल आजादी के लिए फंडामेंटल राइट का प्रोविजन कांग्रेस ने स्वीकार किया था कराची सेशन के समय। तो बड़ा हिस्टोरिक और बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस का सेशन। तो कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 1907 का सूरत विभाजन, 1906 का पहली बार स्वराज को अपनाना, 1916 का लखनऊ पैक्ट, ठीक है, उसके बाद 1920 का नागपुर सेशन जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पारित किया गया था। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें से लगभग सभी हिस्टोरिक हैं। और खास करके कराची वाला जो कांग्रेस का सेशन है वो बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आजादी के लिए एक ड्राफ्ट बनाया था। पॉलिटिकल आजादी के लिए फंडामेंटल राइट और सोशल इकोनॉमिक आजादी के लिए नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रस्ताव इसमें रखा गया था और कांग्रेस के सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये दो घटनाएं आपको ध्यान रखनी है, गांधी इम्पैक्ट और कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। उसके बाद हम लोग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे। धन्यवाद।